Very good afternoon, dear students. I, Dipanshu Jain, welcome you all in this video lecture of social science. And in the last lecture, we are discussing the land soil formation and weathering of rocks, etc. और अभी तक बच्चों हमने डिग्रेडेशन का कुछ पार्ट हमने स्टडी किया था. लैंडस्लाइड हमने स्टार्ट कर लिया था जब लेक्चर ख़त्म होने वाला था, और उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. और शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से मन लगा कर पढ़ते रहें. टीम वीएमसी आपके साथ हमेशा तैयार खड़ी है. आपकी किसी प्रॉब्लम में आपके साथ है. आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम ग्रुप्स में या कॉल करके पर्सनली टीचर्स को शेयर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट द टुडे टॉपिक. And we are just covered up to the soil. We have started the soil and we have moved up to the landslide. And landslides are simply the mass movement of stones. I am just reading the lines which are given in NCERT textbook, then I will define them. Now landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris or earth down a slope. मीन्स एक जो लैंडस्लाइड, जब हम आपने बहुत ही बार बच्चों सुना होगा, और हो सकता है कि शायद आपने कभी प्रैक्टिकली किसी बच्चे ने शायद देखा भी हो, पिक्चर्स में देखा होगा या मूवीज़ में या वीडियोस में, व्हाट्सएप वीडियोस में शायद देखा हो, और शायद किसी ने फिज़िकली भी प्रेजेंस करी हो, कभी हिल स्टेशन पर गए हो, वहाँ पर आम बात है लैंडस्लाइड्स, छोटा मोटा चलता रहता है. तो लैंडस्लाइड्स जो है एकदम से मास मूवमेंट है, काफ़ी बड़ी मात्रा में. जब पत्थर या कंकड़ या मिट्टी एकदम से नीचे आ जाए, डाउन द स्लोप आ जाए, पहाड़ से चलते अचानक से, बारिश के कारण हो सकता है, या हो सकता है कोई ब्लास्टिंग वगैरह हुई हो. और लास्ट टाइम मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो 2013 में केदारनाथ में प्रलय आई थी, उसका एक एग्जांपल भी था कि वहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से इतनी भयंकर तबाही हुई थी. सो मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप, दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स. यस, ये भी हमने स्टडी किया था कि वो अर्थक्वेक के साथ ज़्यादा जल्दी आते हैं. जैसे अर्थक्वेक होगा तो पहाड़ों की मूवमेंट हिलेगी और उससे लैंडस्लाइड्स का खतरा बना रहेगा और आएंगे भी. एंड फ्लड्स एंड वॉल्केनोज एंड अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम. यस, ये आई थिंक मैंने आपको बता दिया था, मुझे याद आ रहा है कि हमने ये भी थोड़ा सा इसके बारे में भी हिंट दिया था कि अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे लंबे जो रेनफॉल के स्पेल होते हैं मानसून सीजन में, कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम. जब वो पहाड़ से पत्थर चल के अगर नदियों की तरफ जा रहे हैं, स्लोप्स, तो वो पानी का फ्लो कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. और जब उनका प्रेशर बनेगा, हाँ, यहाँ से यही बात हमने हुई थी आई थिंक लास्ट लेक्चर में, कि केदारनाथ में मंदिर के ऊपर एक जगह पे पानी बहुत सारा इकट्ठा हुआ था काफ़ी देर से, और जब वो एक डैम सा बन गया था छोटा, और जब वो ओवरफ्लो हुआ तो एकदम से वाटर का ब्लास्ट हो गया. नेचुरल डिज़ास्टर था जो, और एकदम से, और वो वहाँ पर क्या थे, स्लोप्स थे, तो वहाँ पर ये हैज़ार्डस कंडीशंस ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा प्रलय का रूप ले लिया गया था, जिसमें पत्थर से बहुत भयंकर तबाही हुई थी. और ये सब हम भली भांति जानते हैं, हमने पढ़ा भी था न्यूज़ में. बहुत ही एक दुख की घटना हुई थी जो 2013 में. हैवी रेनफॉल्स, लैंडस्लाइड्स ही प्रमुख कारण थे कि फ्लड, वहाँ पर फ्लड भी आया और लैंडस्लाइड सारा मिक्स हो गया था, और उससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ था. सो द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक टू द सेटलमेंट्स ऑफ डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग. और जो रिवर ब्लॉक्स फॉर्म हो गए हैं, जब वो फटेंगे या जब वो ब्रस्ट होंगे, तो वो डेंजर हैवक यानी कि डेंजर पैदा कर सकते हैं जो डाउनस्ट्रीम में सेटलमेंट्स हैं. यानी जब नदी के रास्ते में जो भी कोई सेटलमेंट्स, यानी कि कोई अगर आसपास के गांव हैं या कोई बिल्डिंग्स हैं, पेड़ हैं, पहाड़ के जो साइडों में, नदियों के साइड में, और कुछ अगर आप कहें कि किसी ने गार्डन्स वगैरह हैं या बाग बगीचे, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है. और एक्चुअल में यही हुआ था जब ये 2013 का हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था. यही एक केस स्टडी में आपको कह सकता हूँ कि हम इसको केस स्टडी मान लेते हैं अपना. तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें आप अगर एनालाइज़ करेंगे अगर दोबारा से उन चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर एक्चुअल में हुई जो हम अब ये पढ़ रहे हैं कि सेटलमेंट हुई, फॉर्मेशन ब्लॉक्स हुआ, सब कुछ वहाँ पर होता गया, और ये प्रलय भयंकर तबाही के रूप में हम सबके सामने आ गया. एंड इन द हैवी हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and
ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। यस, ये एक सोचने की बात है। इस पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो NDMC है हमारा कमेटी, वो हमेशा इन पे रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे हमें इनको फ्यूचर में नहीं होने देना, प्रिवेंट कैसे करना है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करें, पहले से ही बचाव के तरीके अपनाए जाएँ ताकि ये चीज़ें दोबारा फ्यूचर में कभी ना हों। हम नेचर के अकॉर्डिंग चलें, जैसा नेचर कहती है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा उनसे वहाँ पर छेड़छाड़ ना करें। तो जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है हमारे बच्चों, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है और इनको टाइम बाय टाइम प्रिवेंटिव मेजर्स इम्प्लीमेंट करते रहते हैं नेशनल डिज़ास्टर, चाहे वो फ्लड्स के केस में हो, लैंडस्लाइड्स के केस में हो, इन सब चीज़ों में। सो एक केस स्टडी इन्होंने भी दी है यहाँ पे NCERT की टेक्स्ट बुक में, मैं आपको एक बार सामने रख रहा हूँ आपके। अ मासिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रिकोंग PO इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक जगह है रिकोंग PO जो मनाली रोहतांग के रास्ते होके हुए ऊपर जाता है, रिकोंग PO किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एंड डैमेज्ड आ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। वहाँ पर एक मैसिव लैंडस्लाइड हिट हुआ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रिकोंग PO में हुआ हिमाचल प्रदेश में, और उसने डैमेज कर दिया 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल, दैट इज़ नेशनल हाईवे 22। डेट यहाँ पर नहीं मेंशन की हुई है, डेट हम देख सकते हैं गूगल पे जाकर, मिल जाएगी हमें कि ये कब हुआ था। डेट इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कंसर्न देखा है कि उससे नुकसान कितना बड़ा हुआ था, हमें वो स्टडी करना है। एंड दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड, पहली बात तो क्यों हुआ, दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। वहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही थी किसी प्रोजेक्ट को लेकर, शायद कुछ डैम या रोड्स का कंस्ट्रक्शन साइट जो भी था, तो ब्लास्टिंग हो रही थी। धमाकों से भी क्या होता है बच्चों, पत्थरों की जो सेंसिटिवनेस है या धमाकों की जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरे पहाड़ में फैलती हैं, और उस वजह से जो स्टोन्स हैं डिस्प्लेस होते हैं अपने प्लेस से, और ये क्या करता है, एक बिगेस्ट कॉज है कि लैंडस्लाइड्स के होने के लिए। अगर स्टोन्स अपनी जगह से चलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि जब वो स्टेप डाउन चल रहे हैं, एक पत्थर दूसरे को धक्का मारेगा तो उनकी कनेटिक वेलोसिटी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही उनके पास, हाइट से आ रहे हैं, और कनेटिक वेलोसिटी भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी कनेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है, तो काफ़ी मेजर अफेक्ट डालते हैं फिर एक साथ ग्रुप में आके ये स्टोन्स। तो ब्लास्टिंग हुई, ब्लास्टिंग से स्टोन्स की वाइब्रेशन हुई और उस वजह से लैंडस्लाइड फॉर्मेशन हो गई वहाँ पर ब्लास्टिंग की वजह से पांगी विलेज में। एंड ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड, जो स्लोप थी वो वीक जोन में आता था। एक जोन्स डिवाइड किए होते हैं गवर्नमेंट ने कि जहाँ पर वेजिटेशन नहीं हो वो वीक जोन में आता था, कि सूखे पहाड़ थे, यानी कि वहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल नहीं थी, तो सॉइल तो वैसे भी नहीं कंट्रोल होगा क्योंकि सॉइल उखड़ा उखड़ा रहेगा। अगर ये आपको शायद बात पता ही होगी कि अगर सॉइल फॉर्मेशन अच्छी चाहिए तो हम ट्रीज़ उगाते हैं, क्योंकि ट्रीज़ प्लांट्स सॉइल को पकड़ के रखते हैं। पेड़ पौधे जो हैं पत्थरों को, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, उनको फैलने नहीं देते। अगर सूखे पहाड़ हैं, वेजिटेशन नहीं है, तो वैसे भी वो पत्थर जल्दी मूवमेंट करेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई होल्ड नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। जड़ें हैं पेड़ पौधों की, वो रोक लेती हैं मिट्टी को। सो वीक जोन स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेजेस। तो उसने रोड का जो मेजर पार्ट था नेशनल हाईवे 22 का, ओल्ड तिब्बत हिंदुस्तान हाईवे, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा, और जो आसपास के नियर बाय विलेजेस थे वहाँ पर भी प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। बट द पांगी विलेज वाज कम्प्लीटली वैकेटेड, खाली करा लिया गया था, टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। तो वहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ बच गया कि वहाँ पे विलेज को थोड़ा खाली करा लिया गया था। तो इस एग्जाम्पल से, इस केस स्टडी से हम यही समझ में आता है बच्चों कि जो लैंडस्लाइड्स हैं उनके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक द मेन रीज़न बिहाइंड इज़ इंटेंस ब्लास्टिंग ऑल्सो। बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हम आप फर्दर स्टडी करेंगे और उनको प्रिवेंटिव मेजर्स भी स्टडी करेंगे। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिटिगेशन मैकेनिज्म। लेट मी फर्स्ट टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिटिगेशन एंड मैकेनिज्म। मिटिगेशन मीन्स टू स्टॉप एनीथिंग, एंड मैकेनिज्म मीन्स उसके पीछे का क्या हमें परफॉर्मा बनाना है, कैसे हम करेंगे उसको। टू स्टॉप द लैंडस्लाइड वी हैव discovered the term mitigation mechanism. Now let us study this mitigation mechanism. Advancement in scientific techniques and has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. जो हमारी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, या आप कहें कि साइंस की वजह से हमें पता चलने लग गया है पहले की, हमें जल्दी हम
क्लैरिफाई कर लेते हैं, जल्दी डिस्कवर कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और कहाँ कहाँ पर ये हो सकता है और कैसे उसको हमें मैनेज करना है, राइट. एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड what factors can cause landslides and how to manage them so that they didn't cause any major concern to the property and human lives. Some broad mitigation techniques of landslides are as following. कुछ एक टेक्निक्स दी गई हैं यहाँ पर जो मिटिगेशन मैकेनिज्म में यूज़ होती हैं. द फर्स्ट टेक्निक इज़ hazard mapping to locate areas prone to landslides. So we have to locate areas by hazard mapping which are prone to landslides. Hence such areas can be avoided for building settlements. हम मैपिंग करके hazard मैपिंग करके ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग्स या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ना करें ताकि वहाँ पर लैंडस्लाइड्स ना आएँ. ऐसे एरियाज ईजिली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. जहाँ पर ऐसी दिक्कत है और वहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, रिटेंशन वॉल. इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द फिगर, इफ़ यू कैन ईजिली सी इन द बुक. अब आप कहेंगे कि ऐसी जगह पे हम रिटेंशन वॉल बनाई क्यों रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट में तो हम कह रहे हैं कि ऐसी जगह ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, और सेकंड पॉइंट हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसी जगह पे हम रिटेंशन वॉल बना दें. तो मैं उसका आंसर देता हूँ बच्चों आपको. कई बार क्या होता है, हमें ऐसे रस्तों से हमें ऐसी जगह पे रास्ते बनाने होते हैं और वहाँ पर रास्ते ऐसी कोई और पॉसिबल जगह नहीं होती कि उनके बिना हम कहीं और से रास्ता निकाल सकें. तो ऐसे हाईवेज़ निकालने के लिए, रोड्स निकालने के लिए हम पहाड़ों के बीच में जहाँ पर लैंडस्लाइड्स का खतरा है वहाँ पर रिटेंशन वॉल बना देते हैं. एक वॉल बना देते हैं कि अगर पत्थर आ रहे हैं तो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, सड़क पर नहीं आएंगे, जिससे हम फर्दर फ्यूचर में कोई भी लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान बचा सकते हैं. कि रोड ब्लॉक्स नहीं होंगे, कोई ट्रैफिक चल रहा है तो उन पर नहीं गिरेगा. ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं. ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा. मैंने प्रैक्टिकली कई जगह विजिट किया है हिली एरियाज़ में. तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जोहार टनल आपने सबने सुना होगा. जोहार टनल के बाद कश्मीर जम्मू हाईवे पे एक जगह पे छत पे रोड के ऊपर ही टीन्स बिछाई हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर मैसिव लैंडस्लाइड का खतरा रहता है. तो उस रास्ते पे उन्होंने ऐसे टीन्स बिछा दी हैं सड़क के ऊपर ही, जैसे हमारा घरों में टीन्स लगाते हैं हम लोग, तो वैसी टीन्स बनी हुई है कि वहाँ पर बर्फ़ ना गिरे, पत्थर ना गिरे, बचाव रहे और ट्रैफिक नीचे से चलता रहे. तो ये ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत जगह हैं हमारे. रिटेंशन वॉल्स भी बना देते हैं, वॉल्स भी बनाते हैं. वॉल्स आपने जम्मू जब आप जाते हैं, जम्मू कटरा हाईवे, जम्मू कटरा वैष्णो देवी की आप बच्चों ने यात्रा करी होगी, तो वहाँ पर भी साइडों में वॉल्स लगी हुई हैं. वहाँ पर भी पत्थर बहुत गिरते हैं, तो पत्थर को रोकने के लिए उन्होंने वॉल्स बनाई हुई हैं. पत्थर पीछे रुक जाते हैं और रास्ते में नहीं आते, क्यों, ताकि जो यात्री हैं जो नंगे पैर चलते हैं उनको ना चुभें वो. और वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि टीन से लगाई होती हैं, ऊपर छत से कवर किया होता है. सो ये काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं. थर्ड इज़ इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड. द मेजर इंपॉर्टेंट कॉज, जो मेजर इंपॉर्टेंट technique, yes I can say technique, the major important technique which is very effective to increase the vegetation cover to arrest landslide. हमें वहाँ पर वेजिटेशन कवर बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नेचुरल वेजिटेशन ग्रास लगा देनी चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, ताकि जो लैंडस्लाइड्स है वो हो ही ना. अगर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. मिट्टी चलती है तभी पत्थर चलता है, मिट्टी खिसकती है पहले नीचे से, तभी ऊपर के जो उनकी सॉइल लेयर, रॉक लेयर है, वो फटाफट नीचे आती हैं. ये ऐसे होता ही ऐसे है. देन द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज. हाँ, जब बारिश आती है पहाड़ों में, जब बारिश चलती है, तेज़ बारिश आती है एकदम से, आपने देखा भी होगा हमारे घरों में भी जब बारिश आती है तो जहाँ स्लोप होता है वहाँ पानी एकदम से बहता है और अपने साथ मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर ले ही जाता है. ये तो हमारे यहाँ तो हिल्स नहीं है, बट जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये रेन अगर ज़रा सी भी तेज़ आ जाए तो बहुत अफेक्टिव हो जाती है उन पत्थरों के लिए, चलाने के लिए, उनको मूवमेंट के लिए उनकी. सो द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, सरफेस की ड्रेनेज करें, हम पानी को स्टोर करें, उनकी जगह का रास्ता बनाएं, पानी का निकलने का रास्ता बनाएं पहाड़ों के बीच में से, सो डैट द कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो. स्प्रिंग यानी झरनों के पानी से भी जो लैंडस्लाइड होता है, इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. बल्कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये फिज़िकली देखा है कि एक जगह जम्मू रियासी डिस्ट्रिक्ट में
और मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये विज़िट किया है सारा, टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट मैं गया था और मेरा 10 या 15 डेज़ का टूर था अप्रॉक्सीमेट। तो वहाँ पर मैं जगह जगह इसको डिस्कवर करते हुए मैंने ये सब ऑब्ज़र्व किया कि एक जगह झरना चल रहा था और वहाँ पर मासिव बोल्डर बोल्डर यानी कि बड़े पत्थर पानी के साथ नीचे आ गए और वहाँ पर एक्चुअल में 15 लोग डाई हो गए, मर गए बच्चों। 200 फुट का झरना था वो और वहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स यानी बड़े बड़े पत्थर एकदम से पानी के साथ कहाँ से आए, स्लोप से, और उन्होंने जो नीचे वहाँ पर लोग खड़े थे उनको नुकसान पहुँचाया और 15 लोगों की वहाँ पर जान चली गई थी। 2018 में हुआ था रियासी ज़िले में। आप चाहे नेट पे सर्च भी कर सकते हैं इस चीज़ को। सो ऐसे में बहुत से पत्थर नीचे आ जाते हैं, आम बात है ये वहाँ पर पहाड़ों के लिए। सो नेक्स्ट मूव टू द figure 2.3, that is soil profile figure, and you can see there are 4 layers: topsoil with humus and vegetation which is green of color. Next is the layer behind the topsoil is the subsoil with sand, silt and clay, जिसमें मिट्टी रेत वगैरह सब रहती है, सिल्ट रहते हैं। थर्ड लेयर इज़ वेदर्ड रॉक मटेरियल, जो वेदर्ड रॉक मटेरियल है। एंड लास्ट में पेरेंट रॉक। एंड डू यू नो दैट it takes 100 of years to make just 1 centimeter of soil. 1 centimeter of soil को it takes 100 of years to build. Now next is the 4 factors of soil formation, what are the factors that help in the soil formation. The major factors, students, of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors, कि parent rock कैसी है, जिस जगह का पत्थर है वो कैसा पत्थर है, और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वहाँ के वो कैसे हैं जिससे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल अफेक्ट होती है। अदर फैक्टर्स बीइंग द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल आप समझ ही रहे हैं कि जो उनको ऑर्गेनिक मटेरियल, सूखे पेड़ पौधे या आप कह सकते हैं जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे मिल रहे हैं वहाँ पर, उनका सर्वाइवल कैसा है। एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, टाइम जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। And all this differ from place to place. Yes, all this differs from place to place. जगह की जगह पे ये सब वेरी करेगा। Figure 2.4 is given the factors affecting soil formation. I am just giving you the brief. The first factor being is climate, and the climate includes temperature, rainfall influence, rate of weathering and humus formation. टेम्परेचर आ गया, कितना टेम्परेचर वेरी कर रहा है, रेनफॉल का कितना प्रभाव है, कितना कैसे हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, रेट ऑफ वेदरिंग, टूटना पत्थरों का, एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, जो ह्यूमस फॉर्मेशन है कि कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, फोना जंगली जानवर, वहाँ के कैसे मूवमेंट है उनकी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर प्रेजेंट है नहीं है, जो कीड़े मकोड़े आप कह सकते हैं, जो बैक्टीरियाज हो गए जो हमारे लिए सोडियम पोटेशियम जनरेट करेंगे मिट्टी के लिए। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। यस, उससे ह्यूमस बनेगा और ह्यूमस ये अफेक्ट करेगा सॉइल को बनाने में। पेरेंट रॉक, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक? डिटरमाइंस कलर, इट डिटरमाइंस द कलर। टेक्सचर यानी कि उसका डिज़ाइनिंग कैसा है, किस टाइप का है। कुछ पत्थर कंकड़ीले होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। आपने वो पहाड़ों के पत्थर देखे होंगे, बड़े बड़े से आते हैं और उनसे फिर बजरी बनती है, सच लाइक दैट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं उनकी, कि उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या पोटेशियम, जो भी है, कैसा केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल्स कंटेंट एंड परमेबिलिटी। सो दिस आर द फैक्टर्स। एंड टाइम विच डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जो डिटरमाइन करती है कि कितनी मोटी उसकी प्रोफाइल रहेगी। ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंड इट इज़ शोन इन फिगर 2.4। नेक्स्ट इज़ द इंडिया की सॉइल्स की अगर बात करें तो इन इंडिया सॉइल्स कुड बी अलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटरेट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपको नेट पे सर्च करके नेट्स की हेल्प से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की इमेजेस कलेक्ट करनी है और उनको ऑब्जर्व करना है, हाउ दे आर डिफरेंट। क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि हम जगह जगह की सॉइल कलेक्ट कर पाएँ। आपको इनके ऊपर रिसर्च करना है थोड़ा सा कि ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल, लेटरेट सॉइल, डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ पर ये अवेलेबल है इंडिया में, कहाँ पाई जाती हैं, और इनके पीछे रीजनिंग क्या है कि वहाँ पर ही क्यों पाई जाती हैं, एंड हाउ दे आर फॉर्म। ये आपको थोड़ा सा डेटा
कलेक्ट करके स्टडी करना है. नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. सॉइल का डिग्रेडेशन, सॉइल का ख़त्म होना, परतों का ख़त्म होना, और कंजर्वेशन क्या है, कैसे हम उनको बचा सकते हैं ख़त्म होने से. यस, सॉइल इरोजन. सो लेट अस स्टडी दिस, स्टार्ट दिस टॉपिक. सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. अब सॉइल हमारे एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बट उसकी इरोजन, उसका ख़त्म होना, और उसकी डिप्लीशन, उसकी लेयर्स का पतले होते जाना एक मेजर थ्रेट है हमारे इस नेचुरल रिसोर्स के लिए. बट both human and natural factors can lead to the degradation of soils. दोनों ही, ह्यूमन फैक्टर्स भी और नेचुरल भी. नेचुरल में आपकी रेनफॉल्स हो गई, फ्लड्स हो गए, वोल्केनोज हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, ये सभी फैक्टर्स हैं जो नेचुरल के फैक्टर्स हैं जिन पे हम कुछ नहीं कर सकते, और इनकी वजह से सॉइल इरोड हो जाता है. फैक्टर्स which led to soil degradation are deforestation, that is the human factor. Overgrazing, also a human factor. Overuse of chemical fertilizers or pesticides, human factor. Rainwash, landslides, floods, etc. are natural factors. So these are the factors basically which lead to the soil degradation and soil degradation and soil erosion or soil depletion. You can say what you want. They have the same meaning, they relate to the same meaning. And some methods of soil conservation are listed below: mulching, counter barriers, rock dam, terrace farming, intercropping, counter plugging, shelter belts, etc. So students, you have to once study these factors: mulching, counter barriers, rock dam, terrace farming, intercropping, and counter plugging and shelter belts. Please take it as your assignment and make some notes on this, and we will discuss about this topic in our assignment groups, that is 5A to 25 groups. You have to note these points which I have told you: soil conservation factors, mulching, counter barriers, rock dam, terrace farming, intercropping, counter plugging, and shelter belts. You just have to make some points about them and note them in your notebook. And please, after making the notes on this 6 to 7 points, you have also to put it in your group. I will check them there and explain you in the next video lecture. Till then, students, have a safe time, study well, and Team VMC Kurukshetra and Team VMC is always with you. Thank you, students. Good afternoon.